हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, सब भला चंगा बढ़िया। चलिए ग्रेट। तो चैंपियंस, आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में, नए टॉपिक के बारे में। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस यस, ड्यूअल नेचर। तो रेडिएशन के पास भी दो नेचर होते हैं, ऐसे मैटर के पास भी दो नेचर होते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग सा है, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इजी है क्योंकि, बट कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आप ठीक से इन कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो मेरा नाम है निखिल और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। टॉपिक को करते हैं आसान, समझते हैं क्या चीज़ है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो मैटर हो, दोनों के पास ही ड्यूअल नेचर होता है। रेडिएशन की बात करें तो जैसे लाइट, तो लाइट के पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स पे कि वेव नेचर होता है ना। तो वेव होने के साथ साथ लाइट एक पार्टिकल भी है। कैसे? देखो, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेदर आई वुड से प्रॉपर्टीज नहीं कहूँगा मैं, फिनोमिनन कहूँगा, है ना। लाइट के कुछ फिनोमिनन है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप लाइट को एक वेव मानते हैं। लाइट एक वेव होती है, हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बट ऐसे भी कुछ फिनोमिनन है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑफ कोर्स वही हमारी मेन थीम रहने वाली है इस चैप्टर की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर लाइट को आप एक वेव मानेंगे, तो लाइट को पार्टिकल माना जाता है। ऑफ कोर्स हम एकदम से इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, काफ़ी सारी हिस्ट्री है बीच के, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, और फिर समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मेन कंसेप्ट को। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन के बारे में जब बात चली थी तो सबसे पहला जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज, काफ़ी टाइम पहले, अब एग्जैक्ट ईयर मेरे को नहीं याद है याद नहीं करना। तो हेनरिक हर्ट्ज की बात करें तो जब ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, he was experimenting with presence of electromagnetic waves, है ना। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करी थी। तो क्या ऑब्जर्व किया था इन्होंने कि जो इनका सेटअप है उसमें कैथोड एनोड रहा करता है ना। तो कैथोड है, एक एनोड है, लेट से सी, लेट से ए। तो जब भी इस कैथोड के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट आके फॉल करती थी, यूवी रेडिएशन जब भी इस कैथोड पे आके फॉल करती थी, तो जो स्पार्क्स जनरेट होते थे वो इजीली ट्रेवल करते थे बिटवीन कैथोड एंड एनोड, और उनकी जो ट्रेवलिंग टाइम है वो कम हो जाता था। जल्दी से, मोर इफेक्टिवली, मोर एफिशिएंटली ये जो स्पार्क्स थे ये ट्रेवल करा करते थे कैथोड और एनोड के बीच में। बट कब करते थे? जब ये यूवी रेडिएशन फॉल करती थी। यूवी रेडिएशन की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया जाता था, फिर स्पार्क्स और जल्दी ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते थे। तो टेक्निकली ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इनडायरेक्टली, है ना। इन्होंने तो कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया था ईएम वेव्स के साथ, बट ये भी चीज इनको यहाँ पे दिखाई दी थी। उसके बाद आए थे हेलवेग एंड लेनार्ड। हेलवेग या हॉलवेग, जैसे भी आप कहना चाहें, हॉलवेग्स एंड लेनार्ड। इन्होंने करी थी कुछ ऑब्जर्वेशंस। किसके साथ की थी? इन्होंने सिंपल सा सेटअप लिया, उसमें ले ली एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब फोटो सेंसिटिव कौन होता है? जो लाइट के लिए सेंसिटिव है। फोटो वर्ड हम यूज करते हैं लाइट के लिए, सेंसिटिव आप अच्छे से जानते ही हैं। सो एक प्लेट ली जो कि जिंक मेटल की है, और जिंक मेटल जो होता है फोटो सेंसिटिव होता है। अगेन यहाँ पे कुछ यूवी रेडिएशंस को फॉल करवाया, कि कुछ यूवी रेडिएशंस इस पर फॉल कर दिए। जिंक प्लेट में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब ये कैसे पता चला इनको? इन्होंने जिंक प्लेट को कनेक्ट कर दिया एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका रेफरेंस आया था फर्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर होता है क्या? सिंपल सी गोल्ड की दो लीफ होती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रहती है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो
बट जैसे ही यहाँ पे यूवी रेडिएशन आके गिरी, सो दीज आर यूवी रेडिएशन। जैसे इस यूवी रेडिएशन ने जिंक के प्लेट को स्ट्राइक करा तो यहाँ पे कुछ हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स क्या करते हैं, जब भी उन पे रेडिएशन डाली जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, एंड एक्चुअली इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन पे भी हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, जैसे हम ऐसे दिखाते हैं। सो दीज आर दी सम इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द जिंक प्लेट। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो जिंक प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एंड जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये जो गोल्ड की जो दो लीव्स थी दे विल रिपेल ईच अदर, बिकॉज सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सो दीज टू गोल्ड लीफ विल स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, और यहाँ से हमें विजुअली पता चल जाएगा कि हाँ यूवी रेडिएशंस के गिरने की वजह से जिंक की प्लेट ने कुछ चार्ज को एक्वायर करा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करा, और उसकी वजह से वो गोल्ड की जो लीफ है वो दोनों सेपरेट आउट होगी। हेंस जो लाइट है या जो रेडिएशन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम यूवी रेडिएशन की बात करें, वो कुछ ना कुछ पार्टिकल नेचर भी शोकेस कर रही है। एंड दिस एग्जैक्टली वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेनार्ड ने इसी चीज को और आगे बढ़ाया, क्योंकि अब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली थी जे थॉमसन ने। तो लेनार्ड ने और आगे बढ़ाया, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब के साथ यही सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करा। इसमें उन्होंने एक कैथोड को रखा, यहाँ पे कुछ रेडिएशंस को फॉल करवाया, एनोड तक ये रेडिएशंस घूम के गई, और यहाँ पे कुछ करंट जनरेट हो गया जिसको माइक्रो एमीटर से मेजर करा। एक सिंपल सा सेटअप। लेनार्ड ने फिर इसी सेटअप को और आगे इम्प्रूव भी करा, वो भी देखते हैं, बट अगेन बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे वही रहेगा, कोई ना कोई एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होगी मेटल की, उस पर लाइट आके गिरेगी या रेडिएशन आके गिरेंगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की या सूटेबल वेवलेंथ की, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल जाता है, करंट। वो सफिशिएंट है बताने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं फिर, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात, व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on a photosensitive surface, there is an emission of electrons, of course, which are called as photoelectrons from the surface of the metal. So this thing is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect, जिसकी हिस्ट्री अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा है ना। अच्छा, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन्स है। एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन है? एक्चुअली हर एक मेटल के पास क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उसके सरफेस पे। कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ से इधर जा रहा है, ड्यू टू देयर थर्मल काइनेटिक एनर्जी। बट वो इतने फ्री नहीं होते कि वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर जा सके। तो मेटल के सरफेस को अगर छुड़वाना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम रेडिएशन की फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हैं, और जब हम रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी देते हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं, तो इसी चीज़ को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो लेट अस से वही मेटल का सरफेस,
इस पे आपने सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को फॉल कराया, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो लाइट की हेल्प से ये आपका इजेक्शन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो दीज आर आवर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये है कोई फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। अच्छा, अब कितनी एनर्जी दे, वो भी मेटल टू मेटल वेरी करते हैं। अब कितनी एनर्जी दें उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है विच इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं W नॉट से या फिर फाई नॉट से। सो इट इज सिंपली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy that is required to be provided to an electron, एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, that is required to be provided, हम प्रोवाइड करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को, so that it just escapes या comes out from the surface of the metal। ताकि ये क्या करे, मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए। वर्क फंक्शन, नाम वर्क फंक्शन रख दिए, बट है तो ये एनर्जी। बट हाँ, इसको इस बार जूल में मेजर नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे जब भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे सारी की सारी एनर्जी मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, यहाँ पे भी अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट रहने वाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशनशिप है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशनशिप ये रहेगा 1 eV is simply equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule। So this is the simple relationship between एनर्जी की दो यूनिट्स, एक है जूल ऐसा यूनिट जो होती है, और एक है ईवी जिसको मॉडर्न फिजिक्स में यूज करेंगे एनर्जी की यूनिट को समझाने के लिए। सो 1 EV इज सिंपली 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अच्छा, 1 EV भी एग्जैक्टली होता क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं, इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। लेट अस से मेरे पास एक रीजन है जहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा, तो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। जब ये भागेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अभी कैसा है आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, ये था। सो वर्क डन सिंपली क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल लगाया आपने V, तो वर्क डन इज स्टोर्ड या कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस यहाँ से वो रिलेशनशिप आ जाता है। और चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दिस इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो यहाँ से वो चीज़ निकल के आई हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो अभी हमने यहाँ पे वर्क फंक्शन समझ लिया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेरे को देनी ही पड़ेगी, इससे कम एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आने वाला, वो वहीं रुक जाएगा। वहीं रुकने का मतलब क्या है, उसको आपने एनर्जी दे दी तो वो और रैंडमली सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, बट सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा सरफेस क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और उसको वापस खींच लेगा। अगर आपको बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये कम से कम जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कौन से मेटल की बात हो रही है, यानी कि अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, ऑफ कोर्स हमें हर एक मेटल का याद नहीं रखना, बट हमें सीजियम और एक प्लेटिनम का वर्क फंक्शन याद रखना है। सीजियम का वर्क फंक्शन होता है कुछ 2.14 EV विच इज द लोएस्ट,
वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन होता है 5.65 EV विच इज द हाईएस्ट। अब इसका मतलब क्या है, टेक्निकली क्या कहना चाह रहा है सॉरी, सो ये कहना चाह रहा है कि इट इज easiest to remove an electron from the surface of CZF. In fact, it is the easiest, मतलब सबसे आसान है रिमूव करना, and it is hardest to remove the electron from the surface of platinum. प्लेटिनम के सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी लगेगी, है ना। एंड सीजियम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए सिंपल इतनी सी एनर्जी चाहिए। बाकी जो मेटल्स होते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम, इसकी जो वर्क फंक्शन होता है कुछ 4.18 EV ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी, बट एटलीस्ट हम ये दो वैल्यूज ध्यान में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं में भी ज़रूर ये हेल्प करने वाली है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई MCQ टाइप क्वेश्चन हो। देखते हैं वो कैसे हेल्प करेगा, बट हाँ हेल्प जरूर करेगा, दैट आई कैन एश्योर यू, ठीक है। तो वर्क फंक्शन हमें समझ में आता है, उसकी यूनिट हमें समझ में आती है, कहाँ से आया वर्क फंक्शन वो भी पता चल गया, अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन भी अलग अलग रहता है ये भी पता चल गया। थोड़ा सा हमने बेसिक डिस्कस कर लिए कि कैसे डुअल नेचर तक पहुंचे, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम एक्सप्लेन कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को समझ के। अब देखते हैं कि और कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ यार रेडिएशन या जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर ही है या भी है ना। बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस उनको आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो हमारे लिनार्ड भाई साहब थे, उन्होंने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। उन्होंने टाई अप करा मिलीकन के साथ, और ए मिलीकन ये वही वाले हैं जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो हम उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यहाँ पे एक बार देखेंगे और फिर उसके बेसिस से हम पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे कैसे वेरी करता है अलग अलग पैरामीटर्स के साथ, है ना। तो काफ़ी सिंपल सा इनका सेटअप, बट ऑफ कोर्स काफ़ी यूनिक इंटेलिजेंट टाइप का। तो इन्होंने क्या करा, एक ग्लास की ट्यूब का यूज़ करा, और वो भी नॉर्मल ग्लास ट्यूब नहीं, कौन सी ट्यूब, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब यहाँ पे होगा वैक्यूम, एयर की कोई प्रेजेंस नहीं रिक्वायर्ड है। इसके अंदर लगा दिए दो इलेक्ट्रोड्स, एक तो है कैथोड, दूसरा है एनोड। सो दिस इज कैथोड C, दिस वन इज एनोड A। कैथोड को हम कलेक्टर एमिटर प्लेट भी कहेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम एमिटर भी कह रहे हैं, एमिटर प्लेट, और इसको हम यहाँ पे कलेक्टर प्लेट भी बोलने वाले हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग दी और बना दिया यहाँ पे एक विंडो है बनी हुई क्वार्ट्ज की। सो दिस इज सम क्वार्ट्ज विंडो, जो कि सिंपली क्या करेगी, एक फिल्टर की तरह एक्ट करेगी। सोर्स से जो लाइट आएगी, तो यहाँ पे एक सोर्स बनाते हैं, इससे अलग कलर से येलो सोर्स बनाते हैं। सो दिस इज सम सोर्स ऑफ लाइट, जो कि सन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जैसे देखा जाए तो सोलर पैनल भी इसी प्रिंसिपल वर्क करते हैं, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, करंट देते हैं आपको, किसकी हेल्प से, जो लाइट सन से आती है। तो ये एस सन भी हो सकता है, सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है। तो सोर्स ऑफ लाइट से कुछ लाइट आके गिरने वाली है इस मेटल की प्लेट पे। विंडो क्यों, बिकॉज फिल्टर है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की ही लाइट चाहिए थी आपको, लेट अस से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज एज एन एग्जांपल। आप दे रहे हो उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो कुछ नहीं होने वाला, ये मेटल आराम से बैठा रहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होंगे बट वही घूमते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी फिक्स करने मतलब अपनी एनर्जी फिक्स कर दी, यानी कि वर्क फंक्शन से ऊपर की एनर्जी दोगे
तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर उससे नीचे की एनर्जी दोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है यहाँ पे, है ना। तो लाइट आई, क्वार्ट्ज विंडो से होकर आई, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, वो आके गिरी किसी मेटल के सरफेस के ऊपर जो कि फोटो सेंसिटिव था, लेट अस से यूवी लाइट आई। बिकॉज ऐसा भी होता है ना कि हर एक मेटल हर एक लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये विजिबल लाइट के साथ भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी फोटो सेंसिटिव है। वेरएस मैग्नीशियम या सीजियम या रुबीडियम, ये सब क्या करेंगे, ये यूवी लाइट के साथ यूवी लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शोकेस करते हैं। और जो काफ़ी टफ काइंड के मेटल्स होते हैं जैसे आपका प्लेटिनम, तो ये सब जो है उनके लिए एक्सरेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो एक्सरेज कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन with heavy metals also, because एक्सरेज के पास एनर्जी ज़्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा है, तो जो आपके हैवी टाइप के मेटल्स हैं उनके साथ भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिया जो यूवी के साथ कर रहा था, लेट अस हमने मैग्नीशियम का ले लिया या जिंक ले लिया, जिंक भी इसी कैटेगरी में आता है। तो जिंक की प्लेट ले ली, लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा जिंक की प्लेट, है ना। तो एक्चुअली उन्होंने यही करा था, जिंक की प्लेट को ही लिया था मिलिकन और लिलार्ड ने। तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए। एक बार इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे दिखा देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, अब इनको कहीं तो जाना है, कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, बट क्यों जाएंगे या कब जाएंगे, जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। तो एक बार इसका सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे फिट करते हैं एक माइक्रो एमीटर, आगे लेकर जाते हैं, इसको भी आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर को फिर वापस वाइट कलर से दिखाते हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, और इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पोटेंशियल डिवाइडर तो लगा दिया हमने, बट पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी चाहिए होगा, ठीक है। बीच में लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज का डिफरेंस मेजर करता रहेगा बिटवीन कैथोड एंड एनोड। क्यों पोटेंशियल क्रिएट करना है इन दोनों के बीच में, वो भी हम समझेंगे बट थोड़ी देर में। तो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लें इसकी, ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर। हर एक कंपोनेंट का यूज़ अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब पोटेंशियल डिवाइडर हमारे पास आ गया है, तो ठीक है, बाकी का सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किट को चलाने के लिए हमें चाहिए होगी एक हाई टेंशन बैटरी कनेक्टेड टू अ की, और ये हो गया सर्किट कंप्लीट। दिस इज की, दिस इज HTB, हाई टेंशन बैटरी, ठीक है। अच्छा, डॉट डॉट बनाए हैं मैंने, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। सो दिस इज हाई टेंशन बैटरी। अब सर्किट चलेगा, करंट आएगा, बट करंट बहुत छोटा आता है, इसलिए यहाँ पे लगाया माइक्रोमीटर। पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया, वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं एनोड और कैथोड के बीच में। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो इलेक्ट्रॉन सारे भाग के किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। सो दे विल रश टूवर्ड्स द एनोड। सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट आ जाएगा, यही तो हमें चाहिए था। अब करंट का हमें क्या करना है, अच्छे से आते हैं, फोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, गेम खेल लिए, है ना, राइट, व्हाट्सएप भी चलाना है, एनीहाउ। सो दिस इज द सेटअप ऑफ द लिनार्ड एंड RA मिलिकन। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को चेंज करा जाएगा, जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे, पोटेंशियल को चेंज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेंगे, और चेक करेंगे कि क्या अफेक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। एंड चैंपियंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो ग्राफ अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम ग्राफ पे फोकस करेंगे। ये ग्राफ ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, अब एग्जाम हो कोई से लेवल का भी हो, आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं।
सो यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले वेरिएशन हम यहाँ पे देखते हैं, वेरिएशन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरिएशन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी चेंज करते रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब लाइट की इंटेंसिटी मतलब हम कितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिरा रहे हैं। लाइट के पास फोटोन्स होते हैं, वी नो वेरी वेल, आइंस्टीन जी ने बोल दिया था ये, है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी गिराने का मतलब, अब जैसे यहाँ पे इस मेरे रूम में क्या है, कुछ ट्यूबलाइट्स लगी है, तो लाइट इज फॉलिंग ऑन माई फेस, मैं यहाँ पे 6 ट्यूबलाइट्स और लगा दूँ तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मोर फोटोन्स विल फॉल ऑन माई फेस। या वैसे भी कह सकते हैं ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, और जब दिन के 12-1 बजे होते हैं उस टाइम में धूप काफ़ी तेज होती है तो लाइट की इंटेंसिटी तेज होती है, ज़्यादा होती है। तो वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ग्राफ में अगर हम दिखाएं, यहाँ पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी of light fixed and for a given photosensitive material। ये चीज़ें भूल जाते हैं काफ़ी लोग, और ये आपको ध्यान में रखना है। पहले ये 2 पैरामीटर्स को फिक्स करो तभी ग्राफ बनेगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी छेड़खानी नहीं करनी, एक बार फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, उसी लाइट की बस हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, एंड मोर ओवर फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स कर दिया। जिंक लिया तो जिंक के साथ ही पूरा काम किया, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आके गिरेंगे सरफेस पे, ज़्यादा फोटोन्स गिरेंगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, और जब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो सिंपल सी बात है करंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है, एन ई अपॉन टी। तो इंटेंसिटी बढ़ाओ सिंपली तो फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। बस हो गया। तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी टू क्वांटिटीज, काफी सिंपल, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। सेकंड वेरिएशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज वेरिएशन विद द एनोड पोटेंशियल। एनोड का क्या पोटेंशियल है? ऑफ कोर्स एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के कंपैरिजन में एनोड का क्या पोटेंशियल है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कलेक्टर प्लेट का क्या पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एमीटर प्लेट, है ना। अब वो कैसे चेंज होगा, उसीलिए तो हमने वो फिगर बनाई थी पोटेंशियल डिवाइडर वाली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्लाइड कर सकते हैं, उधर की तरफ ज़्यादा स्लाइड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर की तरफ ज़्यादा स्लाइड कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एनोड के पोटेंशियल को ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं। अच्छा फिगर में रहते हैं, एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग के आएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, वो धीरे धीरे जा रहे थे पहले एनोड की तरफ, धीरे मतलब नहीं आराम से जा रहे थे टहलते हुए, स्पीड वैसे ही काफ़ी हाई होती है, बट मैंने एनोड के पोटेंशियल को और बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, इसलिए मैं इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कह सकता हूँ। तो जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक्सेलरेट करती है तो टाइम कम लेती है, और करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम कम लगेगा इधर जाने के लिए तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, टाइम कम करंट ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो आपको करंट ज़्यादा मिलेगा। बट कब तक, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं हमेशा मिलता रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस होना भी तो ज़रूरी है। आप खींच तो रहे हो उनको, बट उस रेट से वो निकल ही नहीं रहे, तो फिर कहाँ से करंट बनेगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते जा रहे हैं और वो खींचता जा रहा है, तो एक लिमिट आ जाएगी, फिर उसके बाद जाके करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक तो चीज़ ये अभी हम ग्राफ में देखेंगे, इसका रिवर्स केस भी एक बार देख लेते हैं।
कि अगर मैं इस एनोड के पोटेंशियल को कम कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होना शुरू हो जाएंगे। कैथोड था नेगेटिव, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेवल कम करता जा रहा हूँ, इनफैक्ट इसको मैंने नेगेटिव ही कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जाने से और कम हो जाएगी स्पीड, और कम हो जाएगी, रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक आधा पहुंच रहा होगा, बट इसमें भी एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मैं रिटार्ड करूंगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा के, कि जब करंट बिल्कुल ही रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहीं रुक गया, आगे जा ही नहीं रहा, बिकॉज आगे भाई साहब बैठे हैं नेगेटिव, पीछे भी नेगेटिव आगे भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन के रुकने से करंट भी खत्म हो गया, यानी कि स्टॉप हो गया। तो ऐसा रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसपे करंट ही स्टॉप हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला अब इसी चीज को हम ग्राफ में एक बार देख लेते हैं और एक बार फिर से रिव्यू भी करेंगे इसको। तो y एक्सिस पे फिर से मेरे पास क्या आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लिख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पहले रिटार्डिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, ये जीरो पोटेंशियल है, ठीक है, इधर है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इधर है रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या करा हमने, करंट को रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था, तो यहाँ से मैंने बढ़ाना शुरू करा तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, अब हो गया करंट कांस्टेंट। ठीक है, तो जहाँ से ये शुरू हुआ दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये नेगेटिव वैल्यू होती है पोटेंशियल की। आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ता जा रहा है, बट एक लिमिट आ गई, अब इसके बाद करंट जो हो गया कांस्टेंट। इस कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब करंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता है तो इसका नाम पड़ गया सैचुरेशन करंट। यस, सो दिस इज सैचुरेशन करंट, करंट अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब ये कुछ यहाँ पर है सैचुरेशन करंट। अब मैं क्या प्ले कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रखी हुई है, बट लाइट की इंटेंसिटी को तो छेड़ सकते हैं ना। तो लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम छेड़ते हैं तो क्या होगा, ग्राफ की शेप यही रहेगी, बट ग्राफ ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो लेट अस से मैं दूसरे कलर से बना दूँ, तो कुछ ये दूसरा ग्राफ हो गया, मैंने इंटेंसिटी को और छेड़ दिया। सो तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज हो गई यहाँ पे, इसलिए आपको तीन डिफरेंट ग्राफ दिख रहे हैं। तो लेट अस से ये I1 है, ये I2 है, और ये वाला I3 है, पिंक वाला है ना। सो I1 इज मोर देन I2 इज मोर देन I3। तो इंटेंसिटीज बढ़ाते जाओगे तो आपका करंट भी बढ़ता जाएगा, सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा मिलेगा, बट सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही रहेगा, बिकॉज इंटेंसिटी को आपने चेंज करा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो फिर कुछ और पैरामीटर्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है बट डिफरेंट इंटेंसिटी है, डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है जी, डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट, आप तीन अलग इंटेंसिटीज पे कंपेयर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपने लाइट की सेम रखी है। V0 इज यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसपे करंट आके रुक गया था, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो आप आराम से नोट कर सकते हैं अपनी बुक से भी, मैंने आपको समझा दिया एक बार फिर से। एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसपे आके करंट स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और है किसका ये है एनोड का, यानी कि कलेक्टर प्लेट का। सो दैट्स इट, ये आपका ग्राफ है। चलते हैं अब इससे आगे और बात कर लेते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे तो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी बदलने का सिंपल सा मतलब है यार, फ्रीक्वेंसी E=H नहीं होता है ना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो जो रेडिएशंस आ रही है वो ज़्यादा एनर्जी लेकर आएंगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी लेकर आएंगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़्यादा एनर्जी देंगी। छोटा सा पार्ट तो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गया, बाकी बचा हुआ पार्ट किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को, इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो उनको रोकना होगा मुश्किल, तो इसको हम ग्राफ की फॉर्मेट में देख लेते हैं। तीसरी चीज है यहाँ पे effect of frequency of incident radiation।
आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दो, ज़्यादा एनर्जी की लाइट आएगी, उस ज़्यादा एनर्जी की लाइट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो उनको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ की शेप वही है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे से V01। जब मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी रखी ν1, मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बड़ा हो जाएगा, बट जो सैचुरेशन करंट होगा वो अभी भी उतने रहेगा। ग्राफ दोनों मैच हो गए यहाँ पे। और मैंने अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये ग्राफ और पीछे से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ के मिल जाएगा। तो सैचुरेशन करंट सेम रहने वाला है, बट जो आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, स्टॉपिंग पोटेंशियल V03, तीनों नेगेटिव है। तीन अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ν1, ν2, ν3, फिर ν3 इज मोर देन ν2 इज मोर देन ν1। इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये आपको दिख ही रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। तो वाई एक्सिस पे अगेन हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। ठीक है जी, तो तीन डिफरेंट वैल्यूज स्टॉपिंग पोटेंशियल की। यहाँ पे जो V03 है वो छोटा है V02 से। मैं क्यों कह रहा हूँ छोटा, बिकॉज माइनस साइन भी तो लगा हुआ है। V02 माइनस साइन लगा देंगे तो फिर V03 सबसे बड़ा है। जैसे ये -1 वोल्ट हुआ, ये -4 वोल्ट हुआ, ये -7 वोल्ट हो सकता है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करिए तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव में ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। इनफैक्ट हमें ये ग्राफ ऐसे भी देख सकते हैं कि यार अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, बट आपने देखा ये ग्राफ थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं ν0, वेयर ν0 इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे ऊपर की वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आराम से होता रहेगा, बट अगर उससे नीचे की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं मिलेगा। जैसे वही अगर हम यूवी लाइट वाली जो यूवी लाइट से सेंसिटिव है मेटल सरफेस, उस पर विजिबल लाइट डाल दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला होगा, ठीक ऐसे ही बैठा रहेगा, है ना। तो ये वही दिखा रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric emission takes place, but above which the photoelectric emission takes place very very easily। आप कितनी भी इंटेंसिटी कर दो लाइट की, कुछ भी चेंज कर दो, बट अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तो कुछ मतलब नहीं है इसका। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी वही मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है किसी भी मेटल सरफेस को, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो सके। तो ग्राफ्स जो अभी हमने डिस्कस करे, हमने यहाँ पे कितने 4 ग्राफ देख लिए, तो ये चारों ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स, ये ज़रूरी चीज़ है। और फोटो सेंसिटिव मटेरियल भी हमारा फिक्स हो गया। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, 3 अलग इंटेंसिटीज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा, बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स करा हुआ है, सेम फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी इज फिक्स। इंटेंसिटी I1 मोर देन I2 मोर देन I3, तो सैचुरेशन करंट अलग अलग आएगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा किसी गिवन सरफेस के लिए, किसी गिवन मेटल के लिए। ठीक है, बिकॉज आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, मेटल फिक्स कर दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। इधर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल। एंड उसके बाद फिर हमने ग्राफ देखा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, बट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड करा। तो जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी, जैसे ν3 जितनी बड़ी, उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ा, है ना, उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ा। जैसे ν3 फ्रीक्वेंसी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल -12 वोल्ट चला गया,
स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में कम हो गई, है ना, न्यू1। सो तो ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है, बट सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, मेटल यहाँ पे भी फिक्स है। इसी ग्राफ को तो दिखाने का तरीका एक ये भी है, जिसमें आपने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कोई भी आपको फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं दिख रहा, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इनको आपको रीड्रॉ करना है, हर एक ग्राफ के पीछे का लॉजिक आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को आप दोबारा देखें, एक बार और देखें तो ज़्यादा अच्छे आपको क्लियर होगा, बिकॉज जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इनफैक्ट जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो सब इन ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन ही है। आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भी इन्हीं ग्राफ्स को ही एक्सप्लेन करती है, एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर चैप्टर। छोटा चैप्टर है, मेन ग्राफ्स, उसके आगे वो इक्वेशन और छोटा मोटा मैटर के बारे में डिस्कशन, बस इतने ही है, बट ये चीज़ मैटर करती है सच में, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, ग्राफ्स को आप खुद से बना के देखेंगे, डाउट्स आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, पूछेंगे, डाउट नहीं लेने चाहिए, और अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।